बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर परीसा होत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ग्रीन टॉप गाइडलाइन नंबर 62, मैनेजमेंट ऑफ सस्पेक्टेड ओवेरियन मासेस इन प्रीमेनोपॉजल वुमेन। सबसे पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि अप टू जो है प्रीमेनोपॉजल वुमेन जो होती हैं उनके अंदर जो ओवेरियन मासेस होते हैं वो मेजॉरिटी बिनाइन होते हैं, जिनका इंसिडेंस जो होता है वो मेलिग्नेंसी का इंसिडेंस उनका कितना होता है 1:1000 अगर एज जो है 50 से कम है, और इफ़ द एज इज़ 50 और अबव 50 द इंसिडेंस इज़ 3:1000। ठीक है जी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी ट्यूमर मार्कर्स। ट्यूमर मार्कर्स जो होते हैं इसके अंदर जो होते हैं नॉन स्पेसिफिक होते हैं। इसके अंदर कोई भी जो ट्यूमर मार्कर्स हैं वो जो है उससे नहीं पता चल, स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर्स नहीं है जिससे पता चल सके कि कौन सा ट्यूमर है। एक्सेप्शंस हैं वो क्या हैं, जर्म सेल ट्यूमर्स की, जिनके अंदर जो है ट्यूमर मार्कर, स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अल्फा फीटोप्रोटीन्स और बीटा एचसीजी। ठीक है जी। नाउ द पर्पस ऑफ दिस गाइडलाइन और दिस मैनेजमेंट क्या है कि एक तो हम मॉर्बिडिटी को जो है डिक्रीज़ कर सकें, दूसरा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकें जितनी पॉसिबल हो सके, लेप्रोस्कोपिक टेक्निक्स यूज़ कर सकें, और लेप्रोटमी हम जितनी अवॉइड कर सकें उतना कर दें, और रेफरल टू गायनोकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एज सून एज पॉसिबल हो सके। ठीक है जी। नाउ कमिंग बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ द ओवेरियन सिस्ट, हमें ये पता होना चाहिए कि ओवेरियन सिस्ट की क्या टाइप्स हैं और कितनी टाइप्स हैं। ठीक है जी। ना मैं आ जाती हूँ इधर टेबल की तरफ कि एडनेक्सल मासेस जो होती हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 4 टाइप्स हैं। एक है बिनाइन ओवेरियन, एक है बिनाइन नॉन ओवेरियन, एक है प्राइमरी मैलिग्नेंट ओवेरियन, एक है सेकेंडरी मैलिग्नेंट ओवेरियन। ठीक है जी। जो बिनाइन ओवेरियन होते हैं वो कौन से होते हैं, सिंपल सिस्ट होती हैं जो कि थिन वॉल्ड सिस्ट होती हैं विदाउट इंटरनल स्ट्रक्चर्स। देख रहे हैं, थिन वॉल्ड सिस्ट विदाउट इंटरनल स्ट्रक्चर्स। और ये कौन सी सिस्ट होती हैं जो कि खुद ब खुद जो है विदाउट एनी इंटरवेंशन रिजॉल्व हो जाती हैं ओवर 2 to 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अंदर। ठीक है जी। बिनाइन ओवेरियन सिस्ट के अंदर क्या क्या आ जाता है, फंक्शनल सिस्ट, एंडोमेट्रियोमास आ जाते हैं, सिरस सिस्ट एडिनोमास, म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमास एंड मेच्योर टेराटोमास आ जाते हैं। जबकि नॉन ओवेरियन, बिनाइन नॉन ओवेरियन क्या होते हैं, बिनाइन नॉन ओवेरियन ट्यूमर्स वो होते हैं कि जो एडेनेक्सल मासेस फील होती हैं कि एडेनेक्सल मास ओवेरियन ओरिजिनेटेड है, लेकिन ये होता नॉन ओवेरियन है। जैसे पैराटिब्युलर सिस्ट होती हैं, ट्यूबो ओवेरियन एप्सेस होती हैं, डायवर्टिकुलर एप्सेस होती हैं, पेल्विक किडनी एप्सेस होती हैं। और मैलिग्नेंट के अंदर जो मोस्ट कॉमन हमारे पास आ गया, जर्म सेल ट्यूमर्स आ गए, एपिथेलियल कार्सिनोमास आ गए एंड सेक्स कॉर्ड ट्यूमर्स आ गए। जबकि सेकेंडरी मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर्स कौन से होते हैं, प्रीडोमिनेंटली ब्रेस्ट और जीआई कार्सिनोमास से जो आते हैं। ठीक है जी। ना अच्छा, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है जो एमसीक्यूज़ में आती है वो ये है कि जो सर्जरीज़ जो इंडिकेटेड होती हैं इनके ओवेरियन ट्यूमर्स में, उनके अंदर जो लेप्रोस्कोपिक अप्रोच होती है वो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है। ठीक है जी। ऑफ द बिनाइन ओवेरियन मास, इफ़ अ सर्जरी इज़ इंडिकेटेड लेप्रोस्कोपिक अप्रोच जो है इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी द गोल्ड स्टैंडर्ड मैनेजमेंट ऑफ द बिनाइन ओवेरियन मासेस। ठीक है जी। ये जो है ये एमसीक्यूज़ है, ये काफ़ी दफ़ा आ चुका है। ठीक है, और ये हमें पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी जो लार्ज सिस्ट होती हैं उनके अंदर मिनी लेप्रोटमीज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम लोग कर लेते हैं कि ऑल्दो अप टू 20% ऑफ बॉर्डरलाइन ओवेरियन ट्यूमर्स जो होते हैं वो अपीयर होते हैं एज अ सिंपल सिस्ट ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी, द मेजॉरिटी ऑफ सच ट्यूमर्स विल हैव सस्पिशियस अल्ट्रासोनिक फाइंडिंग्स। ठीक है जी। ना अब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में सबसे पहले आती है हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। ठीक है जी। हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे, हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम इसके रिस्क फैक्टर्स देखेंगे।
ठीक है। जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो हमें उस पर स्पेसिफिक अटेंशन देनी होती है, क्योंकि उसके अंदर जो है हमें रिस्क फैक्टर से पता चल सकता है कि पेशेंट के जो है ओवेरियन मास है कि नॉन ओवेरियन मास है। ठीक है जी। जो है एक तो हमें रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स फॉर ओवेरियन मैलिग्नेंसी मीन्स सीओसीपीज तो नहीं ले रही, कोई कॉन्ट्रासेप्शंस तो नहीं ले रही, कोई जो है तो उसमें भी हमें वो उस पेशेंट की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है ओवेरियन या ब्रेस्ट कैंसर की, क्योंकि सेकेंडरी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो है वो कौन से होते हैं, ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर से आते हैं। ठीक है जी। एंडोमेट्रियोमास की तो कोई हिस्ट्री नहीं है पेशेंट को। दूसरा कि ओवेरियन मैलिग्नेंसी तो कोई नहीं है। सजेस्ट जो एंडोमेट्रियोमास जो कि सिम्टम्स ऐसे हों जो सजेस्ट करें कि ओवेरियन मैलिग्नेंसी हो। एब्डोमिनल डिस्टेंशन परसिस्टेंट तो नहीं है। एपेटाइट चेंज तो नहीं है। पेल्विक या एब्डोमिनल पेन तो नहीं है पेशेंट को। इंक्रीज यूरिनरी अर्जेंसी या फ्रीक्वेंसी तो नहीं है। ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे पेशेंट का, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ वुमन इन एसेंशियल एंड शुड इंक्लूड एब्डोमिनल और विजाइनल एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लोकल लिम्फ एडिनोपैथी। इन एक्यूट प्रेजेंटेशन विद पेन द डायग्नोसिस ऑफ एक्सीडेंट टू द ओवेरियन सिस्ट शुड बी कंसीडर्ड। जैसे कि एक्यूट प्रेजेंटेशन जो होती है वो किस किस फॉर्म में आ सकती है, ट्रोजन की फॉर्म में, रप्चर या हेमरेज की फॉर्म में आ सकती है। ठीक है। जबकि ऑल्दो क्लिनिकल एग्जामिनेशन हैज़ पुअर सेंसिटिविटी इन द डिडक्शन ऑफ ओवेरियन मासेस 15 to 51%, its importance lies in the evaluation of the mass tenderness, mobility, nodularity and ascites. ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द टेस्ट, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट अवेलेबल नहीं है ट्यूमर मार्कर जो कि बता सके कि ये बिनाइन ओवेरियन सिस्ट है या सिंपल ओवेरियन सिस्ट है। वो इसलिए क्योंकि जो टेस्ट होते हैं, ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, वो दूसरी चीज़ों में भी, जो प्री मेनोपॉजल स्टेज होती है वो दूसरी चीज़ों में भी इंक्रीज़ होते रहते हैं। ठीक है जी। नाउ अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि सीरम CA-125 जो होती है वो doesn't need to be undertaken in a premenopausal women when an ultrasonographic diagnosis of a simple ovarian cyst has been made। जहाँ हमें पता चल गया है कि पेशेंट को सिंपल ओवेरियन सिस्ट है, वहाँ पे CA-125 करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है जी। LDH अल्फा फिटोप्रोटीन बीटा एसिडी शुड बी मेजर्ड इन ऑल वुमेन्स अंडर एज ऑफ 40 और अ कॉम्प्लेक्स ओवेरियन मास बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द जर्म सेल ट्यूमर। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी ऊपर कि जो एक्सेप्शंस हैं ट्यूमर मार्कर्स के वो कौन से होते हैं। जो स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर्स हैं वो जर्म सेल ट्यूमर्स के होते हैं जिसके अंदर अल्फा प्रोटीन है, SCG है एंड LDH है। ठीक है। और वुमेन का एज अंडर एज ऑफ 40 है, मींस यंग वुमेन है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, तो उसके अंदर और हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, जर्म सेल ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उनके अंदर हम लोग क्या करवाएंगे, LDH, AFP एंड बीटा SCG करवाएंगे। ठीक है जी। नाउ कमिंग टूवर्ड द CA-125। CA-125 जो है हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये अनरिलायबल है इन डिफ्रेंशिएटिंग द बिनाइन फ्रॉम मैलिग्नेंट ओवेरियन मासेस इन प्रीमेनोपॉजल वुमेन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रेट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव एंड रिड्यूस स्पेसिफिसिटी। ठीक है जी। और दिस इज़ एज अ रिजल्ट ऑफ CA-125 रेज, वो क्यों, क्योंकि वो अदर कंडीशंस में भी रेज होता है, जैसे कि फाइब्राइड में रेज होगा, एंडोमेट्रियोसिस में रेज होगा, एडिनोमायोसिस में रेज होगा, पेल्विक इन्फेक्शन में भी CA-125 इंक्रीज रेज हो सकता है। ठीक है। तो CA-125 जो है अनरिलायबल है। हाउएवर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ओनली स्टेज 3 and 4 endometriosis is it likely to be raised to several hundred or thousands of units per ml. It is also important to note that CA-125 is primarily a marker for epithelial ovarian carcinomas as is only raised in 50% of the early stage diseases। जो ओल्ड एज वुमेंस होती हैं, ओवरऑल तो सारी एज की वुमेंस लें, पर्टिकुलरली जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेंस हैं जिनमें एपिथेलियल ओवेरियन कार्सिनोमास होते हैं, उनके अंदर हम लोग CA-125 करवा सकते हैं। ठीक है जी। पर ये अनरिलायबल है, नॉन स्पेसिफिक है। इफ़ अ सीरम CA-125 इज रेज एंड लेस देन 200, further investigation may be appropriate to exclude या treat the common differential diagnosis। ठीक है जी। बात एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि when serum CA-125 levels are raised,
Several monitoring of CA-125 may be helpful as rapidly rising levels are more likely to associated with malignancy than high levels which remain statics. ठीक है, इफ़ अगर देखें ऑप्शन में आ जाता है कि एक पेशेंट है, उसको सिस्ट है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, या उसके अंदर जो है हमने CA-125 करवाना है, ठीक है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं आती, CA-125 की ऑप्शन है, लेकिन उसमें अगर आता है कि स्टैटिक CA-125 that high levels of the which remain static, या सिवरल मॉनिटरिंग ऑफ CA-125 जिसमें रैपिडली राइजिंग लेवल्स हो रहे हैं, तो हम लोग जो रैपिडली राइजिंग लेवल्स हैं उस पर टिक करेंगे. ठीक है, इफ़ सीरम CA-125 ऐसे मोर देन 200, डिस्कशन विद द गायनोकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इज रिकमेंडेड. ठीक है जी. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द imaging should be employed in the assessment of suspected. A pelvic ultrasound is the single most effective way of evaluating an ovarian mass, with transvaginal ultrasound being preferable due to increased sensitivity over transabdominal ultrasound. ठीक है जी. ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड. ठीक है जी. ये MCQs में आ सकता है कि in pelvic ultrasound the single most effective way of evaluating an ovarian mass with transvaginal ultrasound is preferred due to increased sensitivity over the transabdominal ultrasound. ठीक है. Repeating ultrasound assessment in the postmenopausal phase may be helpful in cases of doubt, and endometrial views may contribute to diagnosis in case of estrogen secreting tumors of the ovary, and it is important to note that no single ultrasound finding differentiation categorically being benign or malignant ovarian masses. जो MRI है, अब कमिंग टुवर्ड्स द MRI का रोल क्या है? एट द प्रेजेंट टाइम द रूटीन यूज ऑफ कंप्यूटेड tomography and MRI for assessment of ovarian mass doesn't improve the sensitivity and specificity obtained by transvaginal ultrasound in detection of the ovarian malignancies. MRI का कोई रोल नहीं है. हमारे पास जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो क्या है? वो हमारे पास क्या है कि ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड है. ठीक है. तो अब दूसरा ये कि हमें जो है अगर रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी फाइंड करना है कि इसकी कोई भी सिस्ट है उसकी रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी जो है कितनी है, तो हम द बेस्ट वे टू एस्टिमेट द रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी क्या है? RMI. ठीक है जी. An estimation of the risk of malignancy is essential in the assessment of the ovarian mass. The RMI is the most widely used model, but recent studies have shown a specific model of ultrasound parameters, the ultrasound rule derived from the IOTA group, to increase sensitivity and specificities. सिंपल मॉड्यूल्स होते हैं. ठीक है जी. अच्छा, अब दूसरी बात ये कि RMI रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इंडेक्स जो है हम करते कैसे हैं, उसकी कैलकुलेशन का तरीका क्या है? RMI इज़ इक्वल्स टू U इंटू M इंटू CA-125. ठीक है. U क्या है? अल्ट्रासाउंड स्कोर क्या है? CA-125 पेशेंट का कितना है, और मेनोपॉजल स्टेट कौन सा है. ठीक है जी. द अल्ट्रासाउंड रिजल्ट इज स्कोर्ड 1 पॉइंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर देखें, अब हमें अल्ट्रासाउंड का स्कोर किस तरह करना है कि मल्टीलोक्यूलर सिस्ट है, सॉलिड एरियाज़ है, मेटास्टेसिस है, असाइटिस है, बायलैटरल लीजन्स है. ठीक है. उसका स्कोर क्या है? 1. जबकि जो U है, U मीन्स अल्ट्रासाउंड इक्वल टू 0. किसका स्कोर है? 0 इज़ फॉर अल्ट्रासाउंड स्कोर ऑफ 0. मल्टीलोक्यूलर सिस्ट 0. और जो है ये हम लोग जो है अब RMI जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. बाकी रिमेनिंग जितनी भी गाइडलाइन है वो जो है हम जो मैनेजमेंट की बात है वो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.